है तेरे मैं अभिसार शर्मा। आगरा में घटना हुई है दोस्तों। एक पुजारी को मंदिर के अंदर घाट उतार दिया गया है। पुजारी का नाम है शिवगिरी। मगर क्या आपने किसी भी मीडिया में इसकी गूंज सुनी? नहीं सुनी। क्या आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक पुजारी के लिए सामने उभर कर आई है कि किस तरह से हिंदू खतरे में है? क्या उन्होंने उस राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर शिवगिरी का हत्यारा कोई इमरान आसिफ होता ना, तो अब तक ये खबर इतनी बड़ी हो चुकी होती मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में कि मुसलमानों के बहिष्कार की मांग उठने लगती, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई होती अगर यह घटनाक्रम एक गैर भाजपा राज्य में हुआ होता। मगर यह घटना कहां हुई, मैं आपको बताता हूं। यह घटना हुई है आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आरोपी का नाम है जीतू, जो स्वाभाविक सी बात है एक हिंदू है। मगर आपने उस गरीब पुजारी की हत्या पर कहीं पर कोई बवाल नहीं सुना। कहीं पर यह नहीं सुना कि उसके साथ क्या नाइंसाफी हुई है। कहीं यह नहीं सुना कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और पालघर में क्या हुआ था? पालघर में दो बेचारे साधुओं को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। और आरोपियों में जो करीब 100 लोगों की लिस्ट सामने उभर कर आई थी, उनमें से एक सरपंच के ताल्लुकात बीजेपी से थे, और कई कार्यकर्ता उन 100 लोगों में से बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मगर उस वक्त मीडिया ने क्या किया था, याद है आपको? वो जो सरकारी पालतू पत्रकार, उसने तो इस घटनाक्रम के लिए कांग्रेस से लिंक्स जोड़ दिए थे। अर्नब गोस्वामी ने यह तक कह दिया था कि सोनिया गांधी आज बहुत खुश होगी, आज वो इटली फोन करेगी और बताएगी देखो मैंने कैसे साधुओं को मरवा दिया। कुछ और पत्रकारों के दर्शन कराना चाहता हूं इन महानुभावों की। ये कोई पत्रकार हैं, कह रही हैं ये कैसे हो सकता है कि एक बुजुर्ग इस वहशी भीड़ को अपराधी लगे, एक डरा हुआ निर्बल जिसके साथ एक खाकी वर्दी वाला हो वो भीड़ को अपराधी लगे। आगे देखिए, ये सभी बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकार हैं। एक वृद्ध साधु वर्दी से उम्मीद लगाए पीछे छिपे तो उसने खुद उन्हें भीड़ को सौंप दिया। चोर समझकर मारने वाली पूरी रिपोर्ट मनगढ़ंत दिख रही है। आगे देखिए, मुझे सीपीएम के सुनीत चोपड़ा ने पालघर मॉब लिंचिंग मामले में यह बताया कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से धर्म अफीम है। शायद इसी कारण से वामपंथ के गढ़ पालघर में 2 संतों की हत्या कर दी गई। यानी कि आपने वामपंथ को जोड़ दिया, कांग्रेस को जोड़ दिया। मगर इनमें से किसी भी पालतू ने हमें यह नहीं बताया कि उससे पहले व्हाट्सएप पर यह लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं व्हाट्सएप को बीजेपी जो है वो बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप पर यह चलाया जा रहा था कि देखिए साधु के बेस में हमारे बच्चों को किडनैप किया जा सकता है। मैं जानता हूं, मुझे याद है मैंने उस वक्त एक कार्यक्रम भी किया था इस सिलसिले में, तथ्यों के साथ कि इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। और आज आगरा में शिवगिरी नाम के पुजारी की हत्या, इनमें से किसी भी पालतू ने उसका जिक्र नहीं किया है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग आपको हिंदू धर्म के नाम पर नासमझ समझकर मूर्ख बनाते हैं, क्या आपको उसके पीछे की सियासत नहीं समझ आती? क्या आपको यह नहीं समझ आती कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस मीडिया के इन पालतुओं का इस्तेमाल करके अपनी सियासत को सीधा करती है? पालघर में जो साधुओं जिनकी मौत हुई थी, वो एक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, वहां पुलिस मौजूद थी, फिर भी नहीं कुछ कर पाई वो। मगर इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मिसालें आई हैं सामने कि किस तरह से साधुओं को मार दिया। एक और मिसाल थी, आपको याद होगा। इनमें से कौन आवाज बुलंद कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं दोस्तों कि हर गली नुक्कड़ में पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, उस बात को मैं बखूबी समझता हूं। मगर मैं उस दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूं। यह घटनाक्रम अगर महाराष्ट्र में हुआ होता, राजस्थान में हुआ होता, पंजाब में हुआ होता, तो देखिए इसकी कवरेज ही अलग होती। और सबसे बड़ी बात, अगर यह घटनाक्रम में अगर यह उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, मगर अगर हत्यारा जो है या आरोपी जो है वो एक मुसलमान होता, तो क्या आप जानते हैं इसको लेकर क्या बवाल हुआ होता? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एक हिंदू की जान की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे मारने वाला मुसलमान है? उसकी हत्या की जमीन एक गैर भाजपा राज्य है? यह
कि उसकी हत्या से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, यह 3 बिंदु मैं आपके सामने उठा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या एक हिंदू की जान की कीमत इन बातों में निर्भर करेगी। मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को दोष दे ही नहीं रहा हूं, वो तो सियासत करेगी और ये बिके हुए डरे हुए पत्रकार उनकी सियासत करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया तो इनके चैनल बंद हो जाएंगे भाई। हर किसी में इतनी हिम्मत थोड़ना होती है न्यूज क्लिक जैसी कि आपके मुद्दों को हम उठाते रहें सरकारी दमन के बावजूद। यहां पर आप देखिए खुलेआम एक हिंदू पुजारी की हत्या हो जाती है और एक खामोशी बनी हुई है। इत्तेफाकन योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं आज दोस्तों, और ये देखिए चैनल क्या चला रहा है। कामकाज की कसौटी पर कितनी खरी उतरी उत्तर प्रदेश की सरकार, और इसमें आप देखिए योगी, अखिलेश, मायावती। रोजगार देने में सबसे बेहतर सीएम कौन है? इसमें यूपी के योगी आदित्यनाथ को 53% वोट्स मिले हैं। 53%। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 4 साल हो गए योगी राज को। अगर यह रामराज रहा है तो कुछ सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की वो तस्वीरें याद है आपको? एंसेफेलाइटिस से मासूमों की बड़ी तादाद में। सीधे सवालों का जवाब देने के बजाय हमें यह बताया गया था कि अगस्त के महीनों में बच्चों की मौत होती है। डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा बनाकर जेल में डाल दिया गया था और फिर वो दोषमुक्त होकर बाहर निकले। अरे उसके पीछे तो इस कदर पड़े थे ये लोग कि रासुका के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उसे फिर से बंद कर दिया था यूपी पुलिस ने। और यही नहीं, एंसेफेलाइटिस को लेकर बाद में इन्होंने यह दावा किया कि हमने कार्यक्रम शुरू किया है दस्तक जिसका नाम है, और दस्तक के जरिए एंसेफेलाइटिस का हमने निवारण ढूंढ लिया है। दोस्तों मैंने वायर के लिए मैंने एक रिपोर्ट की थी और मैं उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर घूमा था और मैंने पता किया था कि जो दावे यूपी सरकार कर रही है वो सही है या गलत है। और मेरी रिपोर्ट में पाया गया कि दस्तक के अंतर्गत जितने भी दावे उस वक्त यानी कि 2018-19 में यूपी सरकार कर रही थी वो सब गलत थे। और इन्होंने बाकायदा न्यूज चैनल्स के पत्रकारों का इस्तेमाल किया यह बताने के लिए कि दस्तक पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। अब भी ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने निवारण ढूंढ लिया है। मैं जमीन पर नहीं गया हूं, अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या हकीकत है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई 4 साल में रामराज आ गया? वो बच्चों की तस्वीरें भूल गए? दिक्कत की बात यह है कि देखिए पहले की सरकारें अपराध होता था तो पीड़ितों पर इसका दोष नहीं मढ़ते थे। अब इस तस्वीर को देखिए, एक शव को रातों रात जला रहा है, ये वो हाथरस की गुड़िया है। रातों रात इन्होंने शव जला दिया यह कहते हुए कि अगर हम रात में शव ना जलाते तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो सकता था। हाथरस की गुड़िया का दुष्कर्म हुआ उसके साथ, फिर उसका सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी गई और मां बाप की रजामंदी के बगैर रातों रात शव जला दिया गया। यह बात अलग है कि अगले दिन धारा 144 का उल्लंघन करके कई दबंग आए और खुलेआम आरोपियों के पक्ष में रैली कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। मैं समझना चाहता हूं यह रामराज्य का स्वरूप है। और जो पत्रकार उस वक्त उठा रहे थे आवाज, सिद्दीक कप्पन, इस शक्ल को देखिए, यह आदमी केरला से आता है, यह आज तक जेल में बंद है। आज तक ये जेल में बंद है उस धारा के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, जो कि आतंकवादियों पर लगाई जाती है। आप इसे रामराज कहेंगे? 4 साल में यह रामराज है। इन चेहरों पर गौर कीजिए। पवन जायसवाल, इन्होंने मिड डे मील स्कीम पर खबर की थी, पवन जायसवाल ने, और इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैंने बताया डॉक्टर कफील खान, रासुका की धारा लगा दी गई यह कहकर कि इनके भाषण से माहौल बर्बाद हो रहा है। यह बात अलग है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा किया 10 महीने बाद तो यह कहा कि इनका भाषण तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। अब वो आदमी उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान में जाकर जा बसा है, तो यह रामराज है। प्रशांत कनौजिया, एक और पत्रकार, एक नहीं दो बार जेल में बंद कर दिया गया। एक ट्वीट के चलते उन्होंने गलत जानकारी को रीट्वीट कर दिया, बाद में उसे उन्होंने हटा दिया, अपनी गलती मान ली, फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया।